इस वीडियो में हम द पनिशर वेब सीरीज़ का पहला सीज़न देखने वाले हैं। इस सीज़न में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। हम 1 से एपिसोड 3 तक इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के एपिसोड्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहानी शुरू होती है जहां एक आदमी को 2 बाइकर्स का पीछा करते दिखाते हैं। ये बाइकर्स उस आदमी पे गोली चलाते हैं और ये आदमी भी उन पर गोली चलाता है, जिससे दोनों बाइकर्स गिर जाते हैं और ये आदमी उन्हें अपनी गाड़ी से बड़ी बेरहमी से कुचल देता है। तभी मैक्सिको का सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी इस किलर से बच के आया है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये किलर अपनी स्नाइपर राइफल से उसका भेजा उड़ा देता है। इसके बाद एक आदमी को एयरपोर्ट टॉयलेट में दिखाते हैं। वो किसी से फ़ोन पे कहता है और कोई निकल पाया जिंदा। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और उसे भी मार देता है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और वो किलर पीट अब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वो पूरा दिन काम करता है। कुछ वर्कर्स उसे वहाँ परेशान भी करते हैं, पर वो उन पर ध्यान नहीं देता। वो लंच भी अकेले करता है। रात को वो घर आता है। उसकी बेड साइड टेबल पे एक फ़ोटो है जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अगले दिन वो रोज़ की तरह फिर से काम पे होता है। तभी लैंस अपने ग्रुप के साथ वहाँ आता है। लैंस इस ग्रुप का लीडर है। वो पीट से कहता है, तेरी वजह से हमें ओवर टाइम नहीं मिल रहा, इतना काम क्यों करता है बे। और वो उसका टूल बॉक्स गिरा देता है जिसमें उसका लंच था। इससे पीट को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो दिखाता नहीं। भाई लैंस गलत जगह पंगा मत ले। फिर लैंस अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इनके साथ एक नया लड़का भी है। लैंस अपने 2 साथियों के साथ गाड़ी में वहाँ से चला जाता है। ये सब पीट ऊपर से देख रहा होता है। तभी वो लड़का पीट के पास आता है और अपना नाम डॉनी बताता है। डॉनी पीट को अपना लंच देता है। डॉनी पीट की छाती पे गोली का निशान देख लेता है। पीट कहता है वो आर्मी में था। इसके बाद डॉनी उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिससे पीट भड़क जाता है। वो कहता है, देख भाई, लंच के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वो अपने दोस्त कर्ट के पास जाता है। कर्ट भी आर्मी में था। वो आर्मी वेटरन्स के लिए एक ग्रुप चलाता था, जिससे उन्हें वापस सिविलियन लाइफ में एडजस्ट होने में मदद मिलती थी। पीट यहाँ कर्ट की बुक वापस देने आया था। कर्ट कहता है, तुम्हारी बीवी बच्चों की मौत के लिए जो लोग भी जिम्मेदार थे वो सबको मार चुका है। तभी हमें पता चलता है पीट का असली नाम फ्रैंक है। कर्ट कहता है फ्रैंक को ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद होमलैंड एजेंट मडानी को दिखाते हैं। वो भी कांधार से आई है, जहाँ उसके पार्टनर को अमेरिकन सोल्जर्स ने मार दिया था। वो अपने न्यू पार्टनर सैम को इस केस के बारे में बता रही होती है। तभी सैम पूछता है, क्या वुल्फ उन्हें इस केस पे काम करने देगा। तभी वुल्फ आता है। मडानी उसे केस के बारे में बताती है। वो बताती है उसके पार्टनर जुबैर ने अमेरिकन सोल्जर्स को ड्रग्स स्मगल करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मार दिया। जिस पे वो कहता है, ये भी तो हो सकता है कि उसका पार्टनर करप्ट हो या किसी और वजह से उसकी जान गई हो। क्या मडानी के पास कोई सबूत है कि यूएस सोल्जर्स ने ही उसे मारा है। वो वहाँ सच का पता लगाने वाली थी, इसीलिए उसे यहाँ वापस बुला लिया। वुल्फ उसे इस केस से दूर रहने को कहता है। सैम मडानी से कहता है, वुल्फ के साथ मीटिंग तो बढ़िया रही, अब क्या करना है। मडानी उसे फ्रैंक की फाइल देती है। सैम फ्रैंक को द पनिशर नाम से बुलाता है और कहता है ये मर चुका है। मडानी कहती है, फ्रैंक मेजर स्कूनोवर की टीम में था और एक ही दिन दोनों की मौत हो गई, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहीं दिखाते हैं लैंस अपने गैंग के साथ एक बार में होता है। डॉनी भी यहाँ उनके साथ है। डॉनी नशे में होता है। लैंस अपने एक साथी से कहता है उसे पैसों की ज़रूरत है, उसने न्यूची गैंग के पैसे देने हैं, वरना वो लोग उसे मार देंगे। उसका दोस्त कहता है वो अपने कज़न से बात करेगा, अगर कोई काम हुआ तो वो लैंस को बताएगा। फ्रैंक हर रात की तरह एक ही सपना देखता है, जिसमें वो अपनी बीवी को देखता था। अगले दिन लैंस का साथी उसे एक गेम के बारे में बताता है, जहाँ कोई भी हथियार के साथ नहीं आता। वहाँ बाहर बस एक गार्ड होता है। लैंस कहता है ये काम बहुत आसान है, तो इन्हें कोई लूटता क्यों नहीं। उसका दोस्त कहता है क्योंकि ये गेम न्यूची गैंग के लोग खेलते हैं। फ्रैंक वहीं बैठा होता है। वो इनकी बातें सुन लेता है। लैंस फ्रैंक को धमकाता है। वो कहता है अगर इसके बारे में किसी को भी बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। भाई को पता नहीं है ये किसको धमका रहा है। तभी वहाँ लैंस के एक साथी को चोट लग जाती है। लैंस कहता है हमें ये काम कैंसिल करना होगा, उनको एक और आदमी की ज़रूरत है इस काम के लिए। लैंस डॉनी को इस काम के बारे में बताता है और डॉनी इस काम के लिए मान जाता है। उस रात लैंस सबके साथ वहाँ पहुँचता है जहाँ वो गेम हो रहा था। लैंस, डॉनी और उसके साथी अंदर जाते हैं। वो बाहर बैठे गार्ड को गन पॉइंट पे लेके अंदर चले जाते हैं। लैंस डॉनी को सारे पैसे बैग में भरने को कहता है। डॉनी घबराया हुआ है। वो पैसे एक बैग में भरने लगता है। तभी उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है, जिससे अब इन गैंगस्टर्स को उसका नाम पता चल गया था। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फ्रैंक फिर से वो सपना देखता है जहाँ कोई उसकी वाइफ को मार देता है। फ्रैंक रात को ही कंस्ट्रक्शन साइट आ जाता है और सारा गुस्सा दीवार पे निकालता है। लैंस और उसके साथी भी डॉनी को कंस्ट्रक्शन साइट पे लाते हैं। डॉनी उनसे कहता है उससे गलती हो गई। लैंस का साथी कहता है हमें इसे मारना होगा।
वो लोग इसे ढूंढते हुए आएंगे। डॉनी कहता है वो उन्हें कुछ नहीं बताएगा, बस उसे यहाँ से जाने दो। लेंस सीमेंट मिक्सचर मशीन को स्टार्ट करने को कहता है। ये सब फ्रैंक ऊपर से देख रहा था। डॉनी उनसे बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागता है। लेंस और उसके साथी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे उठाकर सीमेंट टैंक के अंदर फेंक देते हैं। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है। लेंस कहता है आज रात सब मरना क्यों चाहते हैं। इसके बाद फ्रैंक अपने हथौड़े से सबकी धुलाई करता है। लेंस का साथी वहाँ से भाग जाता है, पर वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता। फ्रैंक लेंस से पूछता है ये सब कहाँ हुआ है। लेंस उसे उस जगह के बारे में बताता है। फ्रैंक लेंस को मार के सीमेंट मिक्सचर में डाल देता है और डॉनी के वहाँ से निकलने के लिए एक रस्सी छोड़ देता है। जब डॉनी ऊपर आता है तो उसे पैसों का बैग रस्सी से बंधा हुआ मिलता है, जिस पे लिखा होता है ये शहर छोड़ दो। वहीं न्यूची गैंग को दिखाते हैं जो इनको मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और गोलियाँ चलने लगती हैं। कोई उन सबको मार देता है। इन सबको मारने वाला फ्रैंक है। उसने इन्हें मार के डॉनी की जान बचाई थी। इसके बाद फ्रैंक को वहाँ से बाहर आते दिखाते हैं। उसकी इस वीडियो को कोई देख रहा होता है। वो आदमी उस वीडियो को पनिशर की वीडियो से मैच करता है और उसे पता चल जाता है कि ये फ्रैंक है। इसके बाद फ्रैंक एक डाइनर में जाता है। वहाँ वो अपना ऑर्डर देता है। तभी उसके लिए वहाँ फ़ोन आता है। ज़रूर किसी को कोई गलतफहमी हुई है, पर वो लेडी कहती है फ़ोन पे जो है उसने फ्रैंक का पूरा हुलिया बताया है। फ्रैंक फ़ोन उठाता है और वो आदमी उसे उसके असली नाम से बुलाता है। वो फ्रैंक से कहता है इस टाउन में वो अकेला नहीं है जो मर चुका है। वो फ्रैंक से एक सीडी के बारे में पूछता है जो उसने फ्रैंक के घर पे छोड़ी थी। वो फ्रैंक से कहता है फ्रैंक को पहले समझना होगा कि उसे वो क्यों नहीं मार सकता, उसके बाद वो उससे मिलेगा। इसके बाद फ्रैंक डाइनर से बाहर आता है और उस आदमी के पीछे जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत पे पहुंचता है जहां उस आदमी ने एक फ़ोन को शीशे से बांधा होता है, जिस पे एक टॉर्च से लाइट पड़ रही थी। फ्रैंक ये लाइट देख के ही वहाँ आया था। फ्रैंक फ़ोन देखता है। उस पर एक कागज़ पे लिखा होता है मुझे निराश मत करना फ्रैंक। तभी उस आदमी को दिखाते हैं। वो उस डाइनर की छत पे ही होता है जहाँ पे फ्रैंक ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वो सीडी देखता है जिसमें एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। जिसको टॉर्चर कर रहे थे वो अहमद जुबैर था, मडानी का पार्टनर। इसमें एक आदमी उससे कुछ सवाल पूछता है और उसके ना बताने पर वहाँ खड़े एक सोल्जर से उसे मारने को कहता है। ये सोल्जर फ्रैंक था जिसने मडानी के पार्टनर को मारा था। इसके बाद फ्रैंक कर्ट से मिलने जाता है। वो कहता है कोई जानता है कि मैं जिंदा हूँ। फ्रैंक कहता है उस आदमी के पास उन सवालों के जवाब है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है स्कूनोवर ने मरने से पहले कहा था मेरी बीवी और बच्चे कांधार की वजह से मारे गए। कर्ट पूछता है आखिर किया क्या था उसने कांधार में। फ्रैंक कहता है उनका ग्रुप CIA के लिए काम करता था। वो हाई लेवल टारगेट्स को पकड़ते, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते और फिर उन्हें मार देते थे। वहीं सैम मडानी से पूछता है उसे ऐसा क्यों लगता है कि जुबैर को मारने वाले उन्हीं के लोग थे। वो सैम को कहती है कि किसी ने उसे एक वीडियो फाइल भेजी थी जिसमें उसे टॉर्चर कर रहे थे और फिर उन्होंने उसे मार दिया। वो कहती है वो वीडियो कांधार में किसी ने चुरा ली थी। फ्रैंक पूछता है क्या स्कूनोवर और फ्रैंक थे इस टेप में। मडानी कहती है उन सब ने मास्क पहने हुए थे। सैम कहता है लेकिन वो दोनों तो मर चुके हैं। मडानी कहती है तो वो टेप किसने चुराई। वो कहती है उस कमरे में कम से कम 7 आदमी थे, हमें बस उनका पता लगाना है। फिर वो बताती है फ्रैंक का एक दोस्त है बिली रूसो, वो दोनों एक ही यूनिट में थे और वो यहीं शहर में है। सैम कहता है वुल्फ तुम्हें उससे कभी बात नहीं करने देगा। मडानी वुल्फ को एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कैरन को, जो कि एक लॉयर थी। फ्रैंक कैरन से एक भिखारी बन के मिलता है। कैरन और फ्रैंक एक दूसरे को जानते हैं और फ्रैंक उस पर पूरा भरोसा करता है। फ्रैंक को उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद दोनों कैरन के घर आते हैं। वो कैरन को उस आदमी के बारे में बताता है जिसने वो सीडी भेजी थी। फ्रैंक कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे बताता है ये आदमी खुद को माइक्रो कहता है, जैसे इस शब्द का कुछ मतलब हो। कैरन कहती है मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगी। फ्रैंक उसे एक बुके देता है और कहता है इसे अपनी खिड़की में रख देना और मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कैरन अब एक जर्नलिस्ट है। वो अपने ऑफिस में इस माइक्रो को ढूंढती है। तभी उसका बॉस आता है। वो अपने बॉस से पूछती है क्या माइक्रो नाम से उसे कुछ याद आता है, कोई आर्टिकल या कुछ और। वो बताता है एक स्टोरी आई थी कुछ साल पहले। वो आर्टिकल हमने छापा नहीं था क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व थी। वो कहता है शायद वो आर्टिकल अभी भी मेरे ऑफिस में हो। इसके बाद माइक्रो को दिखाते हैं। वो अपनी फैमिली को कैमरे से देख रहा होता है। उन सब के लिए वो मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ मडानी की टीम एक प्राइवेट कंपनी के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। वहाँ मडानी बिली से मिलती है जो फ्रैंक के साथ आर्मी में था। ये कंपनी बिली की है। तभी वहाँ वुल्फ आ जाता है और मडानी से कहता है कांधार के बारे में कोई बात नहीं होगी। बिली मडानी से कहता है
ऑफिस के बाद तो किसी बारे में भी बात कर सकते हैं। कैरन अपने अपार्टमेंट की खिड़की पे बुके रख देती है। इसके बाद फ्रैंक कैरन से मिलने आता है। कैरन पूछती है वो माइक्रो के साथ क्या करेगा, क्या वो उसे मार देगा। फ्रैंक कहता है वो मेरे पीछे आया है और वो जानता है मैं जिंदा हूँ। वो उसे बताती है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो कोवर्ट ऑपरेशंस की इन्फॉर्मेशन लीक करता पकड़ा गया था। वो खुद को माइक्रो कहता था। फ्रैंक पूछता है ये खबर किसी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं है। कैरन कहती है होमलैंड एजेंट वुल्फ ने यह खबर छापने से रोक दिया था। कैरन उसे उसका असली नाम बताती है, डेविड ल्यूबरमैन। वो होमलैंड के हाथों मारा गया था। अगले दिन डेविड की वाइफ सारा घर आ रही थी, तभी फ्रैंक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। डेविड ये सब देख रहा होता है। फ्रैंक के सर से खून निकल रहा होता है। सारा उसे घर में बुलाती है। डेविड को अब अपने परिवार की चिंता हो रही थी। वो गन लेता है और सीधा पहुंचता है अपने घर के बाहर। वो वहां बाहर से फ्रैंक को कॉल करता है, पर फ्रैंक ने फ़ोन से पहले ही सिम निकाल दिया होता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तभी उसे फ्रैंक घर से बाहर आता दिखता है। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है। फ्रैंक अपना हुलिया बदल के जहाँ वो रह रहा था वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी चाल भी बदल लेता है ताकि डेविड उसे ढूंढ ना सके। वहीं डेविड फ्रैंक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वुल्फ अपने घर आता है। वहाँ फ्रैंक उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और लास्ट में फ्रैंक वुल्फ को एक चेयर पे बांध देता है। फ्रैंक बड़े प्यार से उससे डेविड के बारे में पूछता है। तभी वुल्फ अपने हाथ खोल लेता है और फ्रैंक की गन ले लेता है। जैसे ही वो उसका मास्क उतारता है वो फ्रैंक को देख के चौंक जाता है। वुल्फ कहता है तुम्हारी फैमिली को भी हमने ही मारा था, हमें लगा था तुमने डेविड को वो वीडियो भेजी थी। फ्रैंक कहता है बंदूक में गोली नहीं है बावले, और उसके बाद फ्रैंक उसे मार देता है। उधर बिली और मडानी एक बार में बैठे होते हैं। वो उससे पूछती है तुमने बताया नहीं तुम किस यूनिट में थे। बिली इस सवाल को टाल देता है। इसके बाद मडानी बिली की पूरी आर्मी हिस्ट्री बता देती है। वो कहता है मेरी फाइल पढ़ी है तुमने, क्या मैं सस्पेक्ट हूँ किसी केस में। मडानी उससे पूछती है तुमने फ्रैंक के साथ सर्व किया है। बिली कहता है हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये सुन के मडानी थोड़ा चौंक जाती है। बिली कहता है क्या हुआ, ये फाइल में नहीं था क्या। मडानी पूछती है क्या फ्रैंक वहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व था। बिली कहता है अगर वो फ्रैंक को जानती तो वो ये सवाल नहीं करती। तभी मडानी को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो वुल्फ के घर पहुँचती है। सैम कहता है वुल्फ के मरने के बाद मडानी एक्टिंग एजेंट इंचार्ज है। अगले दिन फ्रैंक फिर से उस डाइनर में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसे डेविड का कॉल आता है। फ्रैंक पूछता है उसने उसे ढूंढा कैसे। डेविड कहता है मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम कुछ क्रिमिनल्स को मारोगे और मैंने वहाँ के कैमरेज चेक किए। डेविड पूछता है तुम मेरे घर क्यों गए थे, जिस पर फ्रैंक कहता है अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। उसके बाद वो डेविड को 20 मिनट का समय देता है और उसे एक ब्रिज के पास बुलाता है। उसके बाद वो डेविड को पूरा शहर घुमाता है। लास्ट में वो उसे एक कब्रिस्तान में बुलाता है। कर्ट उस पर नज़र रख रहा था कि वो अकेला है या नहीं। वो फ्रैंक को बताता है कि डेविड अकेला है। फ्रैंक डेविड को उसकी कब्र के पास बुलाता है जहाँ उसे कर्ट मिलता है। कर्ट उसे कहता है कि फ्रैंक को ढूंढना बंद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो फिर से तुम्हारे घर जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और डेविड भी अपने अड्डे पे आ जाता है। डेविड को फ्रैंक की मदद चाहिए थी, पर अब वो परेशान है। तभी उसकी गाड़ी की डिग्गी में से फ्रैंक निकलता है और उसके सामने आ जाता है। फ्रैंक को देख के डेविड खुश हो जाता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। जब डेविड को होश आता है तो वो नंगा एक चेयर से बंधा होता है। वो फ्रैंक से कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और ये जगह एकदम सेफ है। तभी एक अलार्म बजने लगता है। फ्रैंक पूछता है क्या है ये। डेविड कहता है यहाँ बॉम्ब्स लगे हैं और अगर 3 मिनट के अंदर मैंने उस कंप्यूटर में कोड नहीं डाला तो ये जगह तबाह हो जाएगी। फ्रैंक उससे पासवर्ड पूछता है। डेविड कहता है पासवर्ड मेरा रेटिना स्कैन है, पर फ्रैंक को लगता है वो झूठ बोल रहा है। डेविड कंप्यूटर के पास जाने की कोशिश करता है। इसके बाद फ्रैंक उसका एक हाथ खोल देता है और डेविड पासकोड एंटर करता है। फ्रैंक उसे बॉम्ब को डिसेबल करने को कहता है। डेविड कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फ्रैंक डेविड को बताता है कि टॉर्चर कैसे किया जाता है। इसके बाद डेविड उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है वो NSA में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था और वो अफगानिस्तान से आई इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था। एक दिन उसके पास एक CD आई जिसमें वो वीडियो थी और उसने वो वीडियो होमलैंड एजेंट मडानी को भेजी थी। अगले दिन जब वो अपने परिवार के साथ जा रहा था तभी उसने देखा कुछ होमलैंड एजेंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो सारा और बच्चों को गाड़ी में रहने को कहता है और उन एजेंट से बचने की कोशिश करता है, पर वो एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने वाला वुल्फ था। तभी सारा भी वहाँ आ जाती है। वो सारा को वहाँ से जाने को कहता है। तभी वुल्फ उसे गोली मार देता है, पर मोबाइल फ़ोन की वजह से उसकी जान बच गई थी। वहाँ मडानी और सैम वुल्फ के केस पे काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कर्ट को दिखाते हैं। बिली उससे मिलने आता है। ये जगह जहाँ कर्ट आर्मी वेट्स की मदद करता है ये बिली की है। बिली उसे अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर करता है,
पर कर्ट कहता है वो जहाँ है खुश है। वहाँ फ्रैंक डेविड को सोने नहीं देता। वो उससे पूछता है कौन उसे यहाँ बचाने आने वाला है। फ्रैंक को लगता है डेविड किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। डेविड कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं इस काम में अच्छा हूँ। तभी फ्रैंक के आर्मी के दिन दिखाते हैं जहाँ CIA एजेंट ऑरेंज और मेजर स्कूनोवर उन्हें बताते हैं उनकी टीम एक कोवर्ट मिशन करेगी। उनका काम होगा हाई वैल्यू टारगेट्स को पकड़ना, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना और उन्हें ख़त्म करना। वहीं दूसरी तरफ कर्ट आर्मी वेट्स के साथ होता है जहाँ एक लड़का लुइस जो पहले आर्मी में था उसे लगता है कि देश के कुछ लोग उनके राइट्स उनसे छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो अलार्म फिर से बजने लगता है। फ्रैंक कहता है यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड कहता है अच्छा आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो फ्रैंक को बताता है अगर उसने कोड नहीं डाला तो ये रिकॉर्डिंग सभी न्यूज़ चैनल के पास चली जाएगी और सबको पता चल जाएगा तुम जिंदा हो। डेविड कहता है मैंने सोचा था अगर वो कभी मुझे ढूंढ लेंगे तो कम से कम मेरे मर्डर की रिकॉर्डिंग दुनिया तक पहुंच जाएगी। फ्रैंक कहता है तुम्हारी उस डिस्क का क्या। डेविड कहता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। वो कहता है जुबैर एक अच्छा आदमी था, वो एक पिता था। डेविड को पता होता है कि फ्रैंक उस दिन वहीं मौजूद था जब जुबैर को टॉर्चर किया जा रहा था और उसे मारने वाला भी फ्रैंक ही था। वहीं कर्ट और बिली फ्रैंक की कब्र पे होते हैं। आज फ्रैंक का बर्थडे है। बिली को नहीं पता था कि फ्रैंक जिंदा है। एक बार फिर से अलार्म बजने लगता है। वो डेविड को कंप्यूटर के पास ले जाता है। डेविड कोड डालने के बाद फ्रैंक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूइस को दिखाते हैं। वो सपना देख रहा होता है। जैसे ही उसके पिता आते हैं वो उन पर गोली चला देता है पर गोली उन्हें नहीं लगती। इसके बाद ल्यूइस वहाँ से चला जाता है। सैम मडानी को वुल्फ की बैंक स्टेटमेंट दिखाता है जिसमें उसके अकाउंट में $30 मिलियन थे। डीना कहती है हम यहाँ किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये केस सिर्फ तुम और मैं देखेंगे। वहीं जब फ्रैंक को होश आता है तो उसकी गन उसके पास होती है। फ्रैंक डेविड से पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। डेविड कहता है वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि एक फ्रैंक ही है जो उसे उसकी फैमिली से मिलवा सकता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ स्कूनोवर एक मिशन के बारे में फ्रैंक और बिली को बताता है। फ्रैंक को लगता है ये एक ट्रैप है पर एजेंट ऑरेंज कहता है उसे अपनी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा है और मेजर स्कूनोवर उन्हें मिशन के लिए तैयार होने को कहता है। लेकिन वो एक एम्बुश होता है जिसमें फ्रैंक अपनी टीम के साथ फंस जाता है। वो बिली से कहता है वो यहाँ से निकलने का रास्ता बनाने जा रहा है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ टेररिस्ट होते हैं। वो उन सबसे अकेले लड़ता है जिसमें वो बहुत घायल भी हो जाता है पर आखिर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बेस कैंप पहुँच के एजेंट ऑरेंज उनसे पूछता है क्या उन्होंने उस टारगेट को मार दिया। तभी फ्रैंक की सटक जाती है और वो एजेंट ऑरेंज को मारता है पर बिली और कुछ सोल्जर्स उसे बचा लेते हैं। डेविड उसे बताता है ऑपरेशन सर्बरस का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उन्होंने वहाँ जो भी किया वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं था। फ्रैंक डेविड के साथ काम करने के लिए मान जाता है। वो कहता है मेरी एक शर्त है, वो सब मरेंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा, मैं सबको मार दूंगा। और यहीं ख़त्म होता है हमारे पहले सीज़न का 3रा एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे के एपिसोड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।